हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हम पढ़ रहे हैं और आज आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो इम्यूनिटी के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कुछ कॉमन डिजीजेस जो पाई जाती हैं ह्यूमन बींग्स में, जो होती हैं बहुत सारी चीजों से, जैसे कि वायरसेस से, जैसे कि बैक्टीरिया से, जैसे कि प्रोटोजोआन से, राइट। तो ऐसी बहुत सारी डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। और लास्ट में हम बढ़े थे किस तरफ कि इन सब से हम बच कैसे पा रहे हैं। इतनी ज्यादा अगर कॉमन डिजीजेस अवेलेबल हैं तो हम कैसे इनसे बच पा रहे हैं। हम बचते हैं वैक्सीनेशन की वजह से, हम बचते हैं इम्यूनाइजेशन की वजह से, हम बचते हैं हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। क्या है ये इम्यून सिस्टम? जब भी हमारी बॉडी को बाहर से कोई भी खतरा घेर लेता है, ठीक है, कोई भी बीमारी को कॉज करने वाला खतरा जब हमारी बॉडी को घेरता है तो हमारी बॉडी भी कोई कम नहीं पड़ती है, वो भी घेर लेती है उसे प्रॉपर तरीके से। दोनों के बीच में शुरू हो जाती है फाइटिंग, डिशुम, और हमारी बॉडी उन सारे पैथोजेंस को, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को मारना स्टार्ट कर देती है और हमें बचा लेती है, राइट। हम जीत जाते हैं। तो ये जो फाइटिंग मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, ठीक है, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाने वाले ऑर्गेनिजम्स के तरफ, इस फाइटिंग मैकेनिज्म्स को आप पढ़ते हो किसके अंदर? इसी को आप पढ़ते हो इम्यूनिटी के अंदर। यही है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, जो कि आप बोलते हो प्रॉपर सिस्टम, क्या बोलते हो? इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो हमें बचाता है सारी डिजीज कॉजिंग पैथोजन से, राइट। तो इम्यून सिस्टम के बारे में आज आपको पढ़ना है, इम्यूनिटी के बारे में आपको पढ़ना है कि ये जो इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी है ये हमें मिली कैसे। जरा ये सोचो कि आप अगर सोचोगे कि मैम जब हम लाइफ हमारी शुरू होती है, ठीक है, जब हम बर्थ हमारा होता है, ठीक है, इस दुनिया में आते हैं, तो हमें मैम हाथ पैर, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स तो मिल जाते हैं, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो हमारी बॉडी में होते हैं। ये इम्यूनिटी, ये जो इम्यून सिस्टम आप बोल रहे हो, क्या ये इम्यून सिस्टम भी आपके अंदर बर्थ के वक्त से ही होता है, या आप इसे बाद में गेन करते हो, या आपको बाद में कुछ ऐसा खाना पीना पड़ता है जिससे आपको इम्यून सिस्टम मिले या आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बने? कैसे ये इम्यून सिस्टम आपके अंदर होता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये आता कैसे है आपके अंदर, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जानना है कि ये इम्यून सिस्टम वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये इम्यून सिस्टम हमें मिला कैसे। ये इम्यूनिटी, ये ताकत, ये इसे पता है क्या कहते हैं? इसे हिंदी में पता है, बहुत अच्छा सा टर्म है इसका हिंदी में बहुत अच्छा सा टर्म है, ठीक है। देखो, इम्यूनिटी को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। पता है इसको, इम्यूनिटी को हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसे कुछ करके कहते हैं। मतलब ये रोगों से, बीमारियों से हमें क्या करती है? बचाती है, फाइट बैक करती है उन सब से हमारे लिए, ताकि हम बचे रहें, ठीक है। तो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम क्या करती है, इम्यूनिटी क्या करती है? हमें डिजीजेस से, बीमारी को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म से लड़ने की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। हमारी अंदर ये जो स्ट्रेंथ है कि हम इन सब से लड़ सकते हैं, सारे पैथोजन से लड़ सकते हैं, वो स्ट्रेंथ हमें कैसे मिलती है? इम्यूनिटी से मिलती है, ठीक है। इसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलो देखेंगे, एवरी डे we are exposed to large number of infectious agent, ठीक है। हर दिन हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ infectious एजेंट से, मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट से मिलते हैं, टकराते हैं। कैसे मिलते हो? ऐसे हैंड शेक करते हो सबसे जाके, अरे यार सराउंडिंग में प्रेजेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में 10 जगह को विजिट कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, आप कैंटीन जा रहे हो, आप घर पर हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, राइट। तो अलग अलग प्लेसेस को आप विजिट करते हो, और अलग अलग प्लेसेस का अलग अलग सराउंडिंग होता है। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है वहां पे, ठीक है। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हर ऑर्गेनिज्म कर रहा है, किसी को कोई बीमारी है तो वो सारा उस सराउंडिंग में इन्फेक्शन आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो वहां से भी आप उस इन्फेक्शन को, मतलब उन सबसे क्या कर रहे हो? आप डील कर रहे हो, है ना। आप वहां पहुंचे तो आप भी उन सब चीजों से डील कर रहे हो सकता है वो सारे इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर भी पहुंचे।
आप किसी दूसरे सराउंडिंग में गए, वहां पर भी हो सकता है, डेफिनेट सी बात है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, ठीक है, जहां पर भी नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी और ज्यादा श्योरिटी आ जाती है कि भाई किसी को कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भी होगा ही होगा, तो डिजीज कॉजिंग तो यहाँ भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग प्लेसेस को विजिट करते हो और अलग अलग सराउंडिंग्स में अलग अलग तरह की डिजीज को कॉज करने वाले इन्फेक्शियस एजेंट्स का होना, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है ना, पैथोजेंस का होना नॉर्मल सी बात है। लेकिन उन सब जगहों से होकर आने के बाद भी आप कैसे हेल्दी के हेल्दी रह जाते हो। हर वक्त तो आपको नहीं होती ना बीमारी, बहुत रेयर केसेस में होती है, उन केसेस में कैसे हो जाती है वो भी आपको पढ़ना है, खैर, बट आप उन सब से बच कैसे लेते हो, उन सब से इंटरैक्ट कर लेने के बाद भी आप कैसे बच जाते हो। तो ये आप ऐसे बच रहे हो भाई, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है उन सारी चीजों को जिनसे आपने दिन भर में एक्सपोजर आप जिससे भी लिया है उन सब से क्या कर लेता है, आपको बचा लेता है, लड़ लेता है उन सब से, मार देता है उन सबको, ठीक। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट इन डिजीज, इनमें से बहुत ही कम ऐसे एक्सपोजर्स होते हैं कि जिनसे आपको कोई डिजीज हो जाए, बाकी सबसे तो आप लड़ ही लेते हो, ठीक है। मतलब बहुत हद तक आप जो है चीजों से वैसे ही आपकी बॉडी लड़ लेती है उन सारे पैथोजन से, और आपको डिजीज नहीं होने देती है। बहुत कम ऐसे केसेस आते हैं जिनमें फिर आप क्या हो जाते हो, डिजीज्ड हो जाते हो। तो व्हाई, ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंड करने के लिए केपेबल है, अपने आप को बचाने के लिए केपेबल है, अपने लिए मतलब जो विरोध करने के लिए केपेबल है कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका विरोध करेंगे, भाई नहीं दे रहे तुझे एंट्री, ठीक है, तो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है तो हम तुझे यहां पर ग्रो नहीं करने देंगे, राइट। तो हमारी बॉडी के पास इन सारे बाहरी एजेंट से, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं जो भी हैं वो सब हमारे क्या है, नेटिव हैं, वो सब हमारे अपने हैं। लेकिन हमारी बॉडी के बाहर वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी कैसे ट्रीट करती है, उन्हें फॉरेन एजेंट्स की तरह, कि भाई ये फॉरेनर्स हैं, ये हमारे नहीं है, ठीक है, दे आर फॉरेनर्स। तो फॉरेन एजेंट्स के साथ हमारी बॉडी एक्ट करती है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तलवार लेके बॉर्डर पे खड़ी होती है हमारी बॉडी कि भाई बाहर वाले लोगों को तो नुकसान करने देंगे ही नहीं हमारे देश में आके, ठीक। तो मतलब हमारी बॉडी में बाहर के फॉरेन एजेंट्स को तो हम नुकसान करने देंगे ही नहीं, तो हमारा इम्यून सिस्टम लगा रहता है बिल्कुल फाइटिंग वाइटिंग करने के लिए, ठीक है, किसके साथ, फॉरेन एजेंट्स के साथ। और इसीलिए हम जितने भी एक्सपोजर्स को लेते हैं दिन भर में, जितने भी तरह की जगहों पर जाते हैं, उनमें जितने भी इंफेक्शंस हमारे अंदर पहुंच रहे होते हैं उन सबसे हम बच जाते हैं। बहुत कुछ मतलब पूरा अगर कंपैरिजन करेंगे ना, जिन सबसे हम बचते हैं और जिनसे हमें डिजीज होती है, तो बचने वाला नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है जिन सबसे हम बच जाते हैं, और बहुत कम ऐसे हैं जिनसे हमें फिर कोई ना कोई डिजीज होती है, ठीक है। तो ये क्यों हो पाता है? ऑल थैंक्स टू आवर इम्यून सिस्टम, ऑल थैंक्स टू आवर स्ट्रेंथ टू फाइट अगेंस्ट दीज पैथोजेंस, ठीक है, विच इज इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं कि ये जो इम्यूनिटी है, ये जो ताकत है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये हमें मिलती कैसे है, ये हम तक आती कैसे है, हमारे पास ये कैसे है पहले से, क्या ये हमें मतलब जब हम इस दुनिया में आए, जब हमारा बर्थ हुआ, तो क्या ये हमें अपनी मदर से मिली है या फिर ये हमने खुद अक्वायर की है? अब ये जो मैंने दोनों टर्म्स यूज किए, बस इसी टर्म्स का रिलेशन है। यहाँ पर इम्यूनिटी को बांटा जाता है दो टाइप्स में। सी द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, होस्ट की वो पूरी ओवरऑल एबिलिटी जिससे वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट कर सकता है, दैट ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट विद डिजीज causing organism conferred by the immune system is called as immunity। इसे क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम immunity, the strength to fight against these pathogens, these disease causing organisms। इसी ओवरऑल एबिलिटी को कहते हैं हम इम्यूनिटी। और ये इम्यूनिटी दो तरह से आप इसे पढ़ते हो, इसे दो टाइप में बांटते हो। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाम से ही देखो मैंने जो जेस्चर दिया उससे समझ आ गया होगा, इसे एक्वायर करते हैं। इसे क्या करते हैं हम? एक्वायर करते हैं, मतलब गेन करते हैं। और एक हो गई इन्नेट, मतलब वो आ रही है आपके अंदर कैसे? पैदाइशी, राइट। चलो पढ़ते हैं इन दोनों को। सी सबसे पहली जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो बॉडी के पास पाया जा रहा है मैकेनिज्म, जो कि बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होता है।
दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। इसका भी काम क्या है भाई, एक इम्यूनिटी का है ना पार्ट यार, तो काम उसका भी यही है कि जितने भी तरह के फॉरेन एजेंट्स अगर हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ये बहुत सारे ऐसे बैरियर्स बना देता है जिनकी वजह से वो एजेंट्स हमारी बॉडी में नहीं आ पाते। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स बैरियर्स। ठीक है, ये बहुत तरह के बैरियर्स बनाता है। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, इनेट इम्यूनिटी की, तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर्स। अब ये जो बैरियर्स की हम बात यहां कर रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी के पास 4 तरह के बैरियर्स होते हैं। इनेट इम्यूनिटी के पास 4 तरह के बैरियर्स होते हैं जिनके बेसिस पर वो फॉरेन एजेंट को हमारी बॉडी में नहीं आने देती। इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, तो द 4 टाइप ऑफ बैरियर्स which innate immunity has are physical barrier, अब उनमें क्या आता है पढ़ेंगे, physiological barrier, सेल्यूलर बैरियर्स एंड साइटोकाइन बैरियर्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के बैरियर्स हमारे पास होते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं जिसके बेसिस पर फॉरेन एजेंट हमारी बॉडी में ना आ पाए। तो फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं? सी स्किन ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी पे जो स्किन है ये भी क्या है, फिजिकल बैरियर ही तो है। दिस इज द बैरियर और इट्स द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली नहीं घुस पा रहे हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि स्किन है ना यार, कवरिंग है ना ये। हाँ, एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ही तो होती है जो क्या करती है, हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई फिजिकल बैरियर और आएगी किसके अंदर, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। इन्नेट इम्यूनिटी में 4 तरह के बैरियर। सबसे पहला फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में आपको मिल गई स्किन ऑफ आवर बॉडी जो कि होती है आउटर मोस्ट कवरिंग। म्यूकस कोटिंग जो होता है एपिथेलियम पर, द म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। ये जो म्यूकस कवरिंग है ना, ठीक है, म्यूकस की जो लेयर होती है, जैसे कि अगर हम बात करें नेजल पैसेज की, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें नेजल पैसेज की, नेजल पैसेज का एग्जांपल लिखा है क्या इन्होंने, रेस्पिरेटरी, हाँ लिखा तो है रेस्पिरेटरी, राइट। तो नेजल पैसेज में भी क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, ये म्यूकस क्या करता है, ये जो म्यूकस वाली एपिथेलियम है हमारी यहाँ पर इनसाइड, ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस डस्ट को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सबको यहीं पे कैच कर लेता है। जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स में, क्या करते हैं ये एक फिल्टर का काम करते हैं, ताकि जो भी एयर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर साथ में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आए हैं, जितने भी माइक्रोब्स आए हैं, ये सब यहीं पे ट्रैप हो जाए, ये सब यहीं पे ट्रैप हो जाए और सिर्फ एयर जो है वो प्योरीफाई करके अंदर एंटर कर जाए। तो हेयर्स का और म्यूकस का जो रोल है वो यही तो रोल है। सिमिलरली ईयर्स में भी, ठीक है, हेयर्स भी पाए जाते हैं बहुत ही माइन्यूट और म्यूकस पाया जाता है बहुत ज्यादा। तो ये भी क्या करता है, ये भी तो एक बैरियर ही प्रोवाइड करता है, इन सबको एंट्री ना मिल पाए इसलिए, वरना तो भाई एंटर कर जाएंगे प्रॉपर, पर इन सबको ट्रैप करने के लिए ये मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो दिस म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम, ये जो एपिथेलियम में म्यूकस की कोटिंग है जो कि रेस्पिरेटरी पार्ट को भी लाइन करती है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट को भी लाइन करती है, ठीक है, जो कि यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को भी लाइन करती है, ये सारी जो म्यूकस कोटिंग है ये हमें हेल्प करती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एंटर ना कर सके और वहीं पे ट्रैप होके वहीं पे मर जाए। ठीक, देन अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की, तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका स्टमक का एसिडिक पीएच। ठीक है, स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट, स्टमक में सॉरी हाँ, देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं। हमारे स्टमक में जो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाते हैं जिनका डाइजेशन में रोल है। ठीक है, बाकी फॉरेन एजेंट्स, ठीक है, फॉरेन एजेंट्स बिल्कुल भी वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि सारे नहीं कर सकते। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th के अंदर प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में, ठीक है, एनिमल किंगडम में कि कुछ ऐसे हैं जो उस एनवायरनमेंट में ही बिल्कुल अडेप्टेड है सर्वाइव करने के लिए। ठीक, और वो पैरासाइट की तरह पड़े होते हैं वहां पे, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो फॉरेन एजेंट्स रैंडमली टकराते हैं, आते हैं, पहुंचते हैं अगर बॉडी में, तो ये जो स्टमक का एसिडिक पीएच है ये क्या करता है, उन सबको किल कर देता है। ठीक है, और हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे माउथ में जो सलाइवा है
ये भी क्या करता है, ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। हमारी आंखों से जो आंसू आते हैं वो भी किसके रिजल्ट में आते हैं, वो भी तो ऐसे ही आते हैं जब आईज के ऊपर बहुत ज्यादा कोई अगर ऑर्गेनिज्म, कोई डस्ट अगर कुछ भी जमा हो जाए तो हमारी आंख से आंसू निकलने लग जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी तो एक तरह से क्लीनिंग करते हैं, वाइप आउट करते हैं उन सारी डस्ट को, पार्टिकल्स को। ठीक है, तो टीयर्स फ्रॉम आईज, दीज ऑल आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। ये सब कुछ इसीलिए होते हैं ताकि हमारे ऑर्गन्स में माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो ना हो सके, उन्हें वो सूटेबल एनवायरनमेंट ही ना मिले जिसमें वो आके ग्रो कर ले। ठीक है, तो ये सारा जो म्यूकस वाली लेयरिंग मैंने आपको बताई, सलाइवा मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें क्यों हैं, ये सारी चीजें इसलिए हैं ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो रुक जाए। ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ अगर नहीं होगी, उसे अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या दिक्कत है भाई, फिर नहीं होगी कोई भी दिक्कत। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स कैसे हैं, सी सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स जैसे कि WBC, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर leukocytes, PMNL neutrophils and monocytes and natural killer type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in tissues can phagocytose and destroy microbes। अब इस पूरे के मतलब को समझने के पहले सबसे पहले ध्यान दो इस पे, इस पूरे का मतलब समझने से पहले इस पे ध्यान दो, फेगोसाइटोज पे। ठीक है, जिस मैकेनिज्म से ये बचा रहे हैं आपको, क्या मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं ये बचाने के लिए, फेगोसाइटोज। ठीक है, क्या होता है फेगोसाइटोज, फेगोसाइटोज का मतलब होता है किसी भी ऐसी सेल को, ठीक है, खा जाना, सेल को खा जाना, ऐसी सेल को खा जाना, ऑब्वियस सी बात है कैसी सेल को खाएंगे, जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी सेल को खाने वाली प्रोसेस मतलब फेगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, ताकि ये जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, इन सबको हम क्या कर सकें, डिस्ट्रॉय कर सकें। तो सेल्यूलर बैरियर्स मतलब हमारी बॉडी में ऐसी सेल प्रेजेंट है जो इन सब को क्या कर लेती है, माइक्रोब्स को खा जाती है, वो बनाती है सेल्यूलर बैरियर। अब देखो, अब आपको ये चीज समझ आएगी जो यहाँ लिखा है, क्या लिखा था कि कुछ ऐसे ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल होती हैं जो क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं, माइक्रोब्स को खा लेती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी की, जैसे कि कौन से ल्यूकोसाइट, जैसे कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स मतलब कि PMNL न्यूट्रोफिल्स, ये करती हैं फेगोसाइटोसिस। और जैसे कि मोनोसाइट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये नेचुरल किलर्स होते हैं। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स जो कि क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं, जो कि प्रेजेंट है कहां पर, ब्लड में। एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज कैन फेगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। ये पूरी लाइन सबको अब समझ आई होंगी, है ना, पहले लग रहा होगा कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन जैसे ही आपने इस टर्म को समझा कि फेगोसाइटोस मतलब खाना है, तब आपको समझ आ गया कि अच्छा ये सब वो लोग हैं जो इन सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को, ये सारी सेल को खा रहे हैं। कौन कौन खा रहा है, बहुत सारा टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। कौन कौन सा टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मतलब कि PMNL न्यूट्रोफिल्स भी इन्हें कहते हैं। दूसरा है मोनोसाइट, जैसे कि और हम बात करें तो नेचुरल किलर्स हैं ये सारे के सारे। ये सब कौन है, नेचुरल किलर्स, जिन सबको सुपारी दी गई है कि ये वाला फोटो कहीं भी दिखे खा जाना, मार देना, ठीक है, निपटा देना, ये सब है नेचुरल किलर्स। ये सब है क्या, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये सब करते हैं क्या, फेगोसाइटोस करते हैं। कोई भी बाहर का आदमी इनको दिखाई दिया, निपटा देते हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो साइटोकाइन बैरियर्स, ये क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स। ठीक है, वो सेल्स जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी हैं, वो कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करती हैं जो कहलाते हैं इंटरफेरॉन्स, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल को आगे होने वाले वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं, ठीक है, वो सेल्स जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी हैं, वो एक प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करता है, ये जो बची हुई दूसरी जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है ना, जिनमें अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उन सबको और वायरल इन्फेक्शन ये वाला फैलने से, दूसरा एक्वायर करने से बचाता है। कौन बचाता है, इंटरफेरॉन। कहां से आया, साइटोकाइन बैरियर है, मतलब सेल नहीं क्रिएट किया है ये बैरियर
बैरियर खुद, ठीक है, एक सेल ने ही अपने अंदर से प्रोटीन को रिलीज किया है और एक बैरियर बनाया है कि बाकी ना हो जाए इन्फेक्ट, भाई मैं तो हो गई, ठीक है, ये तो वायरस इन्फेक्टेड थी, इसने क्या किया, मैं तो हो गई भाई बाकी ना हो जाए, इसने रिलीज किया प्रोटीन, ठीक है, इसने सिक्रीट किया प्रोटीन, तो ये क्या बन गया, एक साइटोकाइन बैरियर बन गया, ठीक। तो इस तरह से आपको समझ आया, हमने डिस्कस किए 4 तरह के बैरियर्स जो कि पाए जाते हैं इननेट इम्यूनिटी के अंदर। कौन से 4 तरह के? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर और सेल्यूलर और साइटोकाइन बैरियर्स। ये 4 तरह के बैरियर्स हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, रोगों से बचने की स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है, ठीक। अब देखो यहां क्या पढ़ा था हमने कि इननेट इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है, ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, ठीक है। इसे नॉन स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, ये आपको तब समझ आएगा जब आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस पढ़ोगे, तब आप समझोगे कि अच्छा ये स्पेसिफिक था और इसीलिए उसको नॉन स्पेसिफिक कहा, ठीक है। तो इस वाली चीज को हम समझते हैं दूसरे टाइप पर आने के बाद, ठीक है। चारों टाइप के बैरियर आपको समझ आए, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन बैरियर, ये सब है किसके टाइप, इननेट इम्यूनिटी के अंदर आने वाले 4 तरह के बैरियर हैं ये सारे, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ इम्यूनिटी हमारे पास कौन सा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे हम एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं, चलो पढ़ते हैं। Acquired immunity, on the other hand, is pathogen specific. It is characterized by memory. ये जो acquired immunity होती है, ये pathogen specific होती है। एक specific pathogen के लिए एक specific kind of memory बना के रखती है हमारी body, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं it is characterized by memory। ये बिल्कुल सही नहीं बना है, फिर से बनाते हैं। It is characterized by memory। इसको जरा ध्यान से देख लो। It is characterized by memory। मेमोरी की बात यहां पर हम कर रहे हैं ऐसा इसलिए क्योंकि देखो अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जाम्पल कोविड की वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं, वैक्सीन कैसे वर्क करती है, वैक्सीनेशन की प्रोसेस कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड, ठीक है, कोरोना है, ठीक है, अब उसके लिए जो वैक्सीन है उसका मतलब क्या होता है, किसी भी डिजीज की जो वैक्सीन होती है उसका मतलब क्या होता है, उस डिजीज को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो हमने बात कर दी कि भाई कोरोना वायरस, ठीक है, उसका इनएक्टिव फॉर्म, उसको पहले कर दिया जाता है इनएक्टिव लैब में, उस इनएक्टिव फॉर्म को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है उसी डिजीज को कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को। अब वो इनएक्टिव फॉर्म में जब हमारी बॉडी में पहुंच जाता है ना, मतलब सोचो आपको बचना है कोरोना वायरस से और उसके लिए आपको कोरोना वायरस ही दिया जा रहा है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। जब हमारी बॉडी देखती है कि अच्छा ऐसी डिजाइन वाला ये वायरस है, फिर हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करके याद रख लेती है, उस मेमोरी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है हमारी बॉडी, ठीक है। अब जब वो मेमोरी हमारे अंदर बॉडी स्टोर करके रख लेती है कि अच्छा ये वाली डिजाइन का वायरस जैसे ही आएगा ना, उसके रिस्पॉन्स में एक बनाती है वो एंटीबॉडी, ठीक है, और फिर उसको बना के रख लेती है कि भाई अगली बार जब भी इस डिजाइन का वायरस आया, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में आया, तो इसको अपन क्या कर देंगे, ये वाली एंटीबॉडी है इसके लिए सूटेबल, ये वाली एंटीबॉडी से इसको अपन तुरंत के तुरंत मार देंगे, ठीक है। पहचान लेती है हमारी बॉडी, रिकॉग्नाइज कर लेती है, स्टोर करके रख लेती है, सेव करके रख लेती है मेमोरी, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, और है कैसी, पैथोजन स्पेसिफिक, ठीक है, कि कौन सा पैथोजन है उसके लिए एक स्पेसिफिक मेमोरी, उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। तो इस तरह से ये पैथोजन स्पेसिफिक और कैसी है, मेमोरी से कैरेक्टराइज की जाती है। अब समझ आया कि ये स्पेसिफिक है, इसीलिए हमने इननेट को बोला था कि नॉन स्पेसिफिक, सबके लिए बराबर तरीके से, ठीक है। ये स्पेसिफिक है, पैथोजन स्पेसिफिक, और वो कैसी थी, नॉन स्पेसिफिक। आप समझे। और देखा हमने क्या कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, याददाश्त, हमारी बॉडी स्टोर करके रख लेती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्टोर करके रख लेता है मेमोरी कि इसके साथ कैसे लड़ना है, ये वाला वायरस आएगा तो इसको तो ऐसे उड़ा देना है, ठीक है। नाउ This means when our body encounters a pathogen for the first time, मतलब जब हमारी बॉडी किसी नए तरह के पैथोजन से पहली बार मिलती है, ठीक है, पहली बार जब हमारी बॉडी को देखती है कि अच्छा ये तो कोई नया टाइप का पैथोजन है, इसके बारे में तो अभी तक हमने कुछ स्टोर करके मेमोरी रखी ही नहीं थी, तब वो क्या करती है, वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। जब भी वो किसी नए पैथोजन से मिलती है तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है और उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्योंकि पहली बार मिला है उसने वो रिस्पॉन्स, ठीक है। जब हमारी बॉडी
किसी भी पैथोजन से पहली बार मिलती है तो वो जो रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहली बार वाली, पहली मीटिंग में जो उसने रिस्पॉन्स दिया वो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स। किसने दिया? बॉडी ने। किसके लिए? उस पैथोजन के लिए, ठीक है, विच इज ऑफ वेरी लो इंटेंसिटी। और ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है बहुत ही लो इंटेंसिटी का होता है। देन अब इस लो इंटेंसिटी का मतलब क्या है ये आप धीरे धीरे समझ जाओगे, पढ़ते चलो बस। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, और जब सेम काइंड ऑफ पैथोजन बार बार हमारी बॉडी को पता चले कि यार यहाँ पर मेरी बॉडी में मैंने एक बार इस पैथोजन को देखा, मैंने बहुत हल्के में ले लिया, मैंने थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स किया है, वार्निंग देके छोड़ दिया कि भाई अगली बार दिख मत जाना, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रिस्पॉन्स मैंने दिया। ये तो फिर दिख रहा है, ये तो फिर दिख रहा है, ये तो फिर दिख रहा है, बार हमारी बॉडी क्या कर रही है, उस सेम पैथोजन से एनकाउंटर कर रही है। बोल रही ये तो मान ही नहीं रहा यार, इसको हमने वार्निंग दी थी कि भाई दिख मत जाना, ये तो आए जा रहा है, ये तो हमें लाइटली ले रहा है। फिर हमारी बॉडी क्या करना शुरू करती है? फाइटिंग करना स्टार्ट करती है, राइट। कोई भी इंसान फाइटिंग से पहले एक वार्निंग देता है ना, हमारी बॉडी भी एक बार वार्निंग देती है, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है। लेकिन अगर उसके बाद भी वो पैथोजन ना माने और बार बार हमारी बॉडी को दिखाई दे, हमारी बॉडी उससे बार मिले कि यार ये पैथोजन तो गया ही नहीं, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, फिर हमारी बॉडी स्टार्ट करती है लड़ना, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसे और क्या कहते हैं? एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है ये काफी हाई इंटेंसिटी का होता है। प्राइमरी लो इंटेंसिटी वाला, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब बार बॉडी को वो पैथोजन मिले तब जनरेट हुआ, ठीक है। और यहां पर फिर क्या हुआ? दिस इज ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter। और ये जो इतना क्विक रिस्पॉन्स आता है, सेकेंड रिस्पॉन्स जो कि हाई इंटेंसिटी और इतना क्विक वाला रिस्पॉन्स आता है, आप समझो कि बॉडी को कैसे पता चला कि इसे तो मैं पहले वार्निंग दे चुकी थी, क्योंकि उसने मेमोरी स्टोर करके रखी। बॉडी को पता कैसे चला कि मैंने मेमोरी स्टोर करके मैंने इस वाले को पहले वार्निंग दे रखी है, ठीक है। तभी तो उसने दूसरी बार में गुस्सा दिखाया कि यार इसको तो वार्निंग दे दी थी, फिर भी नहीं जा रहा है, चलो लड़ते हैं, ठीक। तो मतलब बॉडी क्या कर रही है? मेमोरी स्टोर करके रख रही है, याद करके रख रही है, ठीक है। तो यहां से ये चीज का क्लू मिला कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, पहली बार जब उस पैथोजन से मिली थी और वार्निंग दी थी, उस चीज को याद रख रही है कि वार्निंग के बाद भी अगर दूसरी बार दिखेगा तो फिर सीधे हमला, फिर सीधे लड़ाई, ठीक। देन primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocytes। ये जो primary और secondary immune system वाले response हैं, ठीक है, primary और secondary response जो हमें मिलते हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है। इनका अब हम थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लॉजिकल बातें कर लें इन response के बारे में। देखो ये जो primary और secondary immune responses हैं ये होते हैं किसकी हेल्प से? दो special type of lymphocytes से, ठीक है, two special type of lymphocytes से which are present in our blood, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एक है बीटा लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। बीटा क्यों कहा मैंने? बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। एक हो गया बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। अब यहां पर बी लिम्फोसाइट जो है ये क्या करता है? ये एक आर्मी ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एक आर्मी ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि लड़ेगी किससे? हाँ, लड़ेगी किससे? पैथोजन से लड़ेगी, ठीक है, पूरी आर्मी बनाता है। देखो टर्म्स भी कितने सूटेबल हैं फाइटिंग मैकेनिज्म से, है ना। आर्मी बनाना, रिस्पॉन्स देना, एक बार वॉर्न करके छोड़ना, दूसरी बार में लड़ाई करना, प्रॉपर बिल्कुल फाइटिंग मैकेनिज्म से मैच करेगा सब कुछ, ठीक। देखो क्या क्या है उसके पास? दो हथियार है बॉडी के पास। बॉडी में कहां रख रखे हैं उसने उन हथियारों को? ब्लड में रख रखा है, ठीक है। दो स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट नामक हथियार है हमारे पास। कहां है? ब्लड में। एक है बी लिम्फोसाइट, दूसरा है टी लिम्फोसाइट। इनमें से पहला हथियार बी लिम्फोसाइट क्या करता है? ये एक आर्मी ऑफ प्रोटीन को बनाता है, ठीक है, जो कि पैथोजन से क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। हमारे ब्लड में जैसे ही अगर ब्लड में कहीं पर भी पैथोजन मिला तो उससे क्या कर देंगी भाई? रिस्पॉन्स जनरेट करके उनके साथ लड़ने लग जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ये जो प्रोटीन्स बने, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। समझ आया?
यही वो एंटीबॉडीज हैं जिनके बारे में आप सुनते रहते हो कि एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी बनती है। क्या है एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स। कहां से आए ये प्रोटीन? ये प्रोटीन जो कि बने हैं किससे? बी लिम्फोसाइट से। ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं जो बने हैं बी लिम्फोसाइट से, इन्हीं को कहते हैं हम एंटीबॉडीज। समझे बात? ब्लड में बी लिम्फोसाइट जिसने बनाया प्रोटीन्स को, और वही प्रोटीन्स है क्या? एंटीबॉडीज। द टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज। और जो दूसरी है टी सेल्स है, मतलब टी लिम्फोसाइट जो है वो खुद से एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती, बट हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। देखो बी सेल का काम क्या है? एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना, मतलब प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना। देखो यहीं पर लिख लेते हैं, ये देखो, ये बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना, और यही क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडीज कहलाते हैं। ओके, और टी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है? टू हेल्प बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, किसकी हेल्प करना? बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करना। तो बी लिम्फोसाइट्स का काम प्रोटीन्स को बनाना, मतलब वही एंटीबॉडीज को बनाना, और टी लिम्फोसाइट्स का काम डायरेक्टली एंटीबॉडी बनाना तो नहीं है, पर वो हेल्प करते हैं लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को, ताकि वो एंटीबॉडी बना सके। ठीक है, ये वाला फंक्शन क्लियर रहेगा, इतना सा ये बेसिक फंक्शन क्लियर रहेगा दोनों का। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब क्या हुआ? ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो बना है, ठीक है, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है, हर एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास होती है क्या? पेप्टाइड चेन्स। कितनी? 4 पेप्टाइड चेन्स। अब पेप्टाइड वर्ड क्यों यहां पर आ रहा है? ऑब्वियस सी बात थी, आना ही था, क्योंकि बात क्या है? एंटीबॉडीज है कैसे? प्रोटीनेशियस, है ना। और प्रोटीनेशियस का मतलब क्या होता है कि यहां पर होंगे क्या? प्रोटीन्स आपस में कैसे कंबाइंड होते हैं? कंबाइन होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, है ना। अमीनो एसिड सब आपस में कैसे कंबाइन होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से होते हैं। तो बस यहां पर कितनी चेन्स है? 4 पेप्टाइड चेन्स है। हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, जिनमें से 2 small which are called as light chains and 2 longer which are called as heavy chains। 2 होती हैं small chains, ठीक है, जिन्हें कहते हैं हम light chains, और 2 होती हैं long chains जिन्हें हम कहते हैं heavy chains। ठीक है, देखो मतलब एक एंटीबॉडी, इसके पास कितनी पाई जाएंगी? 4 पेप्टाइड चेन्स। अब इन 4 पेप्टाइड चेन्स में से 2 जो कि स्मॉल है, ठीक है, और 2 जो कि लॉन्ग है, ठीक है, ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी लाइट चेन्स। अब इनका क्या किस तरह से फंक्शन है वो पढ़ना है ना। और ये कहलाएंगी हैवी चेन्स। ठीक है, क्लियर? इतना ही देखा हमने। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी है क्या? प्रोटीन। यहां लिख लो, प्रोटीन इज इक्वल्स टू एंटीबॉडी, है ना। और प्रोटीन भी कौन सा वाला? जो बी लिम्फोसाइट ने बनाया है, वो भी लिख लो भले यहां चाहो तो। बस बन गया आपका अभी तक का पूरा नोट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट से बनाया प्रोटीन। प्रोटीन ही क्या है? वही प्रोटीन को कह रहे हैं हम क्या? एंटीबॉडी। बी लिम्फोसाइट ने बनाया है तो एरो लगाते हैं, और उसी प्रोटीन को हम कह रहे हैं क्या? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? उसमें 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 स्मॉल होती है, 2 लॉन्ग होती है। स्मॉल वाली को हम कहते हैं लाइट चेन्स, लॉन्ग वाली को हम कहते हैं हैवी चेन्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ जरा एक बार, देखो यहां तक क्लियर है? अभी तक का यही शॉर्ट नोट है। ठीक, अब इसके बाद हमें देखना है क्या? कि एक एंटीबॉडी, ठीक है, एक एंटीबॉडी जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सी, एक एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं हम H2L2 से। H2L2 अब आपको समझ आ ही गया होगा, हैवी एंड लाइट। ठीक है, हैवी टू लाइट टू, सिंपल। H2L2, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। अब इस तरह की जो एंटीबॉडीज की हम बात कर रहे हैं
ये बहुत तरह की एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चरल आपने देख लिया कि कैसी होती हैं, ठीक है, क्या है, लेकिन ये बहुत तरह की होती हैं, टाइप्स इनके बहुत सारे हैं। हमारी बॉडी बहुत तरह की एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि दिस इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम और रिस्पॉन्स, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड। देखो दिस इज one of the two type of our acquired immune response, antibody mediated, ठीक है, और दूसरा होता है एक सेल मीडिएटेड, ठीक। एंटीबॉडी वाला जो मैकेनिज्म आपने पढ़ा, एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, यहां लिखे क्या, यहीं पे करते हैं। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक लिखोगे एंटीबॉडी मीडिएटेड, ठीक है। अब एंटीबॉडी का पूरा अभी आपने देख लिया मैकेनिज्म क्या कैसा है, ठीक है। एक होगा एंटीबॉडी मीडिएटेड और दूसरा होगा आपका सेल मीडिएटेड। अरे यार क्या हो रहा है ये, हाँ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। चलो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आप पढ़ रहे हो इसे आप दो तरह से डिवाइड कर दोगे, एक बोलोगे आप एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरा आप बोलोगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी का कैसा फंक्शन है ये आपने अभी देखा कि इसको H2L2 आप बोल सकते हो, दो हैवी दो लाइट पेप्टाइड चेन्स वाली एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी से भी हमारी बॉडी रिस्पांस जनरेट करती है, और एक तरह का रिस्पांस ये भी होता है जिसे आप सेल मीडिएटेड रिस्पांस कहते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट है ये मीडिएट करती हैं, ठीक। ये टी लिम्फोसाइट, यहां पर टी लिम्फोसाइट क्या काम कर रही है, एंटीबॉडी बनाने में हेल्प कर रही है बी लिम्फोसाइट को, साथ ही साथ ये जो टी लिम्फोसाइट है ये एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स भी जनरेट करती हैं। वो कैसे, वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी, दे फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली, अगर ये प्रॉपर तरीके से जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उतना फंक्शन ना परफॉर्म कर पाए, जैसे कि हार्ट, आई, लिवर, किडनी, ये सब अगर प्रॉपर फंक्शन ना करें, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ना करें, मतलब कम फंक्शन करें, तो ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। तब उस वक्त एक ही ऑप्शन बचता है कि उस ऑर्गन को क्या कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ठीक है। उस ऑर्गन को क्या कर दिया जाए, ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किसी दूसरे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑर्गन के साथ। अब इस ट्रांसप्लांट में यहाँ पर इन इम्यून रिस्पॉन्स का क्या रोल है, इस ट्रांसप्लांट में यहाँ इस इम्यून रिस्पॉन्स का क्या रोल है वो देख लेते हैं। Then a search begins to find a suitable donor। जब ऐसा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले तो आप क्या ढूंढोगे, सबसे पहले तो आप कोई डोनर ढूंढोगे कि जो एक ऐसा स्पेसिफिक प्रॉपर फंक्शन करने वाला ऑर्गन आपको दे दें। अगर आपकी किडनी फेल है तो आपको कोई किडनी डोनेट करने वाला भी तो मिले, तभी तो ट्रांसप्लांटेशन होगा, वरना कैसे होगा, पहले कोई डोनर भी तो मिले। सबसे पहले शुरुआत होती है किस चीज को ढूंढने की, डोनर को ढूंढने की, जिसकी हेल्दी किडनीज हो और जो डोनेट करने में इंटरेस्टेड हो। देन व्हाई इज इट दैट द ऑर्गन कैन नॉट be taken from just anybody, what is it that the doctors check। अब यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जो ऑर्गन है वो रैंडमली आप किसी से भी ले लो, ठीक है। क्या ऐसा स्पेसिफिक चीज है कि कौन सी ऐसी वो स्पेसिफिक फैक्टर है जो मैच करनी चाहिए, जिसे डॉक्टर्स चेक करते हैं कि मैच कर रहा है या नहीं। ये आपसे पूछा गया यहां पर, देखो, grafts from just any source, an animal, another primate or another human being cannot be made since the graft would be rejected sooner or later। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आप randomly अगर किसी का भी कोई ग्राफ्ट मतलब पूरा वो सेल का पूरा पोर्शन, बॉडी का उतना लिविंग पोर्शन, ठीक है, वो पूरा का पूरा ग्राफ्ट अगर आपने कहीं से भी उठा के, फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसका ये पूरा जो मसल है वो चला गया, ठीक है, यहाँ से पूरा जो है वो मसल चला गया, ये पूरा पोर्शन चला गया,
ठीक है, बाकी सब कुछ फंक्शनिंग है। तो वहां पर वो जो ग्राफ्ट लगाने की जरूरत है वो उसकी खुद की ही थाइस से लेकर, उसकी खुद के ही किसी बॉडी पार्ट से लेकर क्यों लगाया जाता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्यों नहीं लगा दिया जाता? हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि किसी दूसरे की सेल्स को, देखो ध्यान से सुनना, इन दोनों चीजों का आंसर क्या है, क्योंकि किसी दूसरे की सेल को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी दूसरे की सेल को, ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर वाली आने वाली किसी भी सेल को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि किसी ऐसी मैच करने वाली सेल को ही हम क्या कर पाए, ट्रांसप्लांट करवाएं, इम्प्लांट करवाएं, जिसे बॉडी क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। तो अब यहां पर डॉक्टर्स को ऐसा क्या है जो चेक करना पड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। इसके बारे में आप लगाओगे जरा सा अपना क्या कहते हैं, बिल्कुल क्यूरियस माइंड, तो आपको मिलेंगे इसके आंसर्स। ठीक है, आपको मिलेंगे इसके आंसर्स कि ऐसा क्या होता है। ठीक, और आपको पता ही है कि मैडम इस तरह की चीजें कभी भी खुद से डायरेक्टली वन गो में नहीं बताती हैं, क्योंकि अगर मैंने ही बता दिया तो फिर आप कभी भी खुद से सर्च करने कभी किसी चीज को जाओगे ही नहीं, क्यूरियोसिटी तो आप अंदर बचने दोगे ही नहीं। ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, आपको चीजें खुद से भी ढूंढनी है ना, ढूंढती तो रहनी है। चलो अब देखते हैं यहां पर ये क्या कह रहे हैं। सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के बाद से, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बाद से ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ है, आपको वहां तक कनेक्शन मिलेगा अभी। देखो, टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट। किसी भी ग्राफ्ट को करवाने के लिए, किसी भी ट्रांसप्लांट को करवाने से पहले टिश्यूज मैच किए जाते हैं, ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, ठीक है, ये चीजें मैच की जाती हैं। इवन आफ्टर, और इसके बाद भी, ठीक है, इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑल हिज और हर लाइफ। इन ट्रांसप्लांट्स के बाद उस पेशेंट को पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स को लेते रहना पड़ता है, जो क्या करें, जो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखें, इम्यून सिस्टम को कभी भी बहुत ज्यादा काम ना करने दें। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम ने काम किया तो वो तो डिटेक्ट कर लेगा कि ये तो बॉडी का पार्ट नहीं है, ये तो फॉरेन पार्ट है, मारो इसको, ठीक है, इसको काम मत करने दो, इसको जिंदा मत रहने दो। क्या करेगा वो? मारने लग जाएगा। और आपने उसको लगा के जैसे तैसे तो जीना शुरू किया है, कैसे जियोगे? ठीक है, ट्रांसप्लांट आपने करवाया है, वो क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर किसी को भी ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्ट अगर कर दिया जाता है तो फिर उसको पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेते रहना पड़ता है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कैसा रहे, सप्रेस्ड रहे। अब इसकी वजह से उसको बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। ठीक है, उस ऑर्गन को डिटेक्ट नहीं करना था, उस ग्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं करने देना था बॉडी को, तो आपने इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिया, लेकिन उस चक्कर में अब इम्यून सिस्टम तो सप्रेस हो गया ना, तो वो बाकी जितने डिजीजेस से आपको बचा रहा था उन सब में भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी फिर वहां से अराइज होती हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि सर्च आपको करना है। देन द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। यहां से आपको क्या समझ आया, इस पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकल के आया, कि हमारी बॉडी ये जान लेने में बहुत ही अच्छी तरीके से समर्थ है, वो जान सकती है, वो डिटेक्ट कर सकती है, वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन मेरा अपना है और कौन पराया, कौन हमारा खुद का बॉडी का सेल है, कौन सा उसका सेल्फ पार्ट है और कौन सा दूसरे का पार्ट है। ठीक है, तो द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वही इन चीजों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जो बाहर से आई हुई सेल्स को पहचान लेता है और उन्हें क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, उन्हें काम नहीं करने देता, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक, क्योंकि उसको पहचान है ना यार कि ये मेरा अपना नहीं है, उसको तो बस यही सिखाया गया है कि आपका जो अपना है आप उसी को एक्सेप्ट करोगे, बाकी किसी को नहीं, तो वो उसे रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए जब ट्रांसप्लांट किया गया हो, ग्राफ्ट किया गया हो, तो इन चीजों को, ठीक है, इस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करके रखा जाता है कि भाई तू एक्टिव मत हो, तू वरना मार देगा इसे। इस ट्रांसप्लांट को जो हमने इतनी मेहनत से करवाया है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, इसे फंक्शन नहीं करने देगा। ठीक है, इसलिए इन सबको क्या करना पड़ता है, फिर सप्रेस करके रखना पड़ता है और इम्यूनो सप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं। ठीक, तो ये पूरी जो कहानी थी आज आपने जो देखी, इन्नेट इम्यूनिटी से लेकर एक्वायर्ड इम्यूनिटी तक। इन्नेट इम्यूनिटी में आपने देखे 4 तरह के बैरियर्स, ठीक है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, सेल्यूलर, साइटोकाइन बैरियर्स, ये सारे बैरियर्स थे जो कि होते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। और दूसरी इम्यूनिटी आपने देखी कौन सी टाइप की, एक्वायर्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, जिसके अंदर होता है क्या, इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके पास होते हैं 2 तरह के रिस्पॉन्स। एक रिस्पॉन्स होता है जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, एक तरह के मतलब हमारे ब्लड सेल्स में
ब्लड में हमारे दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है एक प्रोटीन को बनाना, मतलब एंटीबॉडी को बनाना, और इस एंटीबॉडी के बारे में हमने पढ़ा क्या कि उसमें होते हैं H2L2, दो हैवी चेन दो लाइटर चेन, मतलब टोटल 4 पेप्टाइड चेन उसके अंदर होते हैं। अब इन एंटीबॉडी वाला रिस्पांस जो है एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस, इसके अलावा हमारे पास एक और रिस्पांस है जो दूसरा वाला टी लिम्फोसाइट बच गया था, वो जिसे रेगुलेट करता है वो है सेल मीडिएटेड रिस्पांस, ठीक है, और साथ ही साथ वो एंटीबॉडी को बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड रिस्पांस क्या करता है, सेल मीडिएटेड रिस्पांस के पास ये स्पेसिफिक फीचर है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कौन मेरा अपना कौन मेरा अपना नहीं, मतलब कौन पराया, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों रिस्पांस वर्क करते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के, और इनेट तो आपने पढ़ ही लिया, ठीक है। इनेट और एक्वायर्ड के बारे में एक चीज और थी, इनेट रिस्पांस जो था हमारा, इनेट इम्यूनिटी जो थी हमारी, वो कैसी थी, नॉन स्पेसिफिक थी, और एक्वायर्ड कैसी है, पैथोजन स्पेसिफिक है। किससे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है उसका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है वहां पर, ठीक है। चलिए तो डन, आज हमने पढ़ लिया अबाउट द इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में भी आपको पढ़ना है अबाउट इम्यूनिटी, अभी इम्यूनिटी खत्म नहीं हुई है, इसमें बहुत सारा कुछ आपको पढ़ना है, इम्यूनाइजेशन पढ़ना है, वैक्सीनेशन पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को पढ़ना है, एंटीबॉडीज का पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है। तो बहुत कुछ पढ़ना अभी बाकी है, जिसे पढ़ेंगे हम इम्यूनिटी पार्ट 2 में। तब तक आपको करते रहना है सारी लेक्चर्स को रिवाइज, जिसके लिए आप जाओगे अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में, मिल जाएंगे आपको मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स दोनों की प्लेलिस्ट। वहां जाकर आप पूरा कंटेंट सर्च कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और या फिर आप यूज कर सकते हो ऐप भी, जो आप इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, या फिर आप यूज कर सकते हो हमारी वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। हर जगह आपको पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।